वहीं आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर से आपको खबर बताते हैं जहां दलित छात्रा से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी ने छात्रा से गहने और नकदी ऐंठी। वहीं आपको यह भी बता दें कि अश्लील फोटो वायरल करने की इस दौरान धमकी भी दी गई है। चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी यहां धमकी दी गई, ये भी जानकारी है। सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई थी और गोल्ड ज्वेलरी के साथ नकदी भी यहां पर लूटी गई है, ये भी जानकारी है। आपको बता दें कि युवक पिता, बहन और मां पर एफआईआर दर्ज है। जहांगीराबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसको ऐंठा गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि युवक पिता, बहन और मां पर इस दौरान एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। ये जो पूरा मामला है वो जहांगीराबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो आपको यह बता दें कि दलित छात्रा से ब्लैकमेलिंग का ये पूरा मामला, पुलिस इस पूरे मामले की तलाश जांच कर रही है। वहीं आरोपी ने छात्रा से गहने और नकदी ऐंठी है, ये जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि अश्लील फोटो वायरल करने की भी इस दौरान धमकी इस छात्रा को दी गई। वहीं फिलहाल पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अशोक कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। अशोक, क्या कुछ ये पूरा मामला है पुलिस की तरफ से, अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पीड़ित के साथ में ब्लैकमेलिंग की गई और लगातार उससे अश्लील हरकत, उसके फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। करीबन इसमें लड़का और उसके परिवार के करीबन 6 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने आई 386, 384 अन्य और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। दलित पीड़ित लगातार अपने परिवार वालों से बताया तो उन्होंने कि पूरे मामले को जिस तरीके से करीबन कई तोले सोना और कैश भी इतने ब्लैकमेलिंग के माध्यम से नाबालिग लड़की से हड़पा गया, तो पुलिस ने आधार पर एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की सीधी गिरफ्तारी करने का दावा किया जा रहा है। पीड़िता का क्या कुछ कहना है अशोक, इस पर पीड़िता ने क्या कुछ बताया है? बिल्कुल, एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर लॉन्च में उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि मुझे एक फेसबुक के माध्यम से मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा था और कई बाहर का बता रहा था लड़का, जो कि ये जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला था। और जैसे इसने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अश्लील फोटो वगैरह उसने कैप्चर कर लिए, जिसके चलते उसने ब्लैकमेलिंग कर रहा था तो मुझे इतना सोना या कैश डिमांड कर रहा था, जिसका पीड़ित आहत हो गया, अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने एफआईआर लॉन्च कराई है। एफआईआर लॉन्च करा के सीधे ही गिरफ्तारी करने का दावा किया गया। हालांकि ये मामला कई महीना से चल रहा था, जिसे पीड़ित लगातार जब पूरे मामले को जिस तरीके से सोना घर से गया था, कई तोले सोने में बताया जा रहा घर से जाने पर, कैश जाने पर जब परिजनों को मालूम हो पाया कि ये कीमती जेवरात कहाँ गए थे, पीड़िता ने परिवारों को बताया। परिवार वालों ने चलिए आगे क्या कुछ होता है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है अशोक, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। खबर जौनपुर से है, जहां शाही ईदगाह में अमन और शांति के लिए ईद की नमाज अदा की गई है। आपको बता दें कि नमाजियों ने नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले लगकर बधाई भी दी। वहीं बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव ने सभी को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ एक धर्म को टारगेट बना रही है। जनपद के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को आज ईद के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और होना तो ये चाहिए कि जय श्री राम और अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों लोग एक दूसरे के गले मिलें, भाईचारे और प्रेम मोहब्बत से रहें। उसी में हिंदुस्तान की तरक्की है। एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार ने अभी किया है कुछ दिनों से कि सड़कों पर नमाज न पढ़ें ये नमाजी, ये ठीक नहीं है। साल में 2 ही ऐसे मौके आते हैं जिस पर सड़क। देवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। देवेंद्र, यहाँ पर शांतिपूर्वक जो नमाज है उसको अदा किया गया, लेकिन इसी बीच बीएसपी के सांसद सरकार पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करती है। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि जिस तरीके से सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए मना किया गया है, उस पर उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी पर।
जी आपको बता दें कि आज बकरीद की नमाज के बाद जैसे ही एक विवादित बयान बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव का आज जिस हिसाब से वायरल हो रहा है लगातार, क्योंकि सरकार को टारगेट करते, क्योंकि नमाजी सड़कों पर नमाज क्यों न पढ़े, इसका कारण पूछा है कि आखिर में दो ही त्योहार साल में दो आते हैं, ईद और बकरीद। ऐसे में अगर रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं सरकार को क्या आपत्ति है। वहीं पर हिंदू धर्म को भी उन्होंने टारगेट किया कि जैसे बुरवा मंगल अन्य तीज त्योहार जिस हिसाब से हिंदू लोग सड़कों पर पूरी तरह से घेर कर मनाते हैं अपने त्योहार का, आखिर में सरकार उन पर क्यों नहीं ध्यान देती, क्यों ये सिर्फ एक धर्म पर टारगेट कर रही है। ऐसे में लगातार क्योंकि 2024 का चुनाव है, इसको देखते हुए किसी तरह सांसद अब मीडिया की सुर्खियों में इस तरह के विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहते हैं। इसको लेकर आज तमाम नेताओं ने इनको विपक्ष से घेरा है कि आखिर में मुस्लिम पक्ष के ही लोग का क्यों पक्ष ले रहे हैं, क्यों हिंदू पक्ष नहीं ले रहे हैं। इसको देखते हुए सांसद यादव ने से जब हमने बातचीत किया, उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत करने से मना कर दिया कि आखिर में आज के दिन ही क्यों इस तरह का बयान उन्होंने अपना जारी किया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जमकर निशाना भी यहाँ पर साधा है बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने, और इसके साथ ही बधाई भी दी। अब वहां पर फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम जौनपुर में भी किए गए थे ताकि नमाज को शांतिपूर्वक अदा किया जा सके। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा लगातार हर मस्जिद और ईदगाहों पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन आज जिस हिसाब से बसपा के सांसद ने इस तरह का विवादित बयान आज के दिन दिया मुसलमानों के पक्ष के लिए, आखिर में रोड पर नमाज क्यों न अदा की जाए, सरकार को टारगेट करते हुए कहा। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों को भी टारगेट कहा कि आखिर में हिंदू पक्ष के लोग सड़क पर क्यों तीज त्योहार मना रहे हैं, आखिर में सरकार इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करती है। वहीं आगे देखने की भी बात श्याम सिंह यादव के द्वारा की गई। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इस तरीके का विवादित बयान आज के दिन सामने आया है। हालांकि जब शांति के लिए तमाम तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर है जहां भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग की गई है। आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की यहां पर मांग की गई है और इसको लेकर अब प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी आज राजधानी लखनऊ में इसके लिए प्रदर्शन करने जा रही है। दोपहर 1 बजे का समय रखा गया है जब परिवर्तन चौक पर इस तरीके का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। कल सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था और इसको देखते हुए अब सुरक्षा की मांग यहां पर की गई है और भीम आर्मी की तरफ से अब प्रदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि वो तस्वीरें जब सामने आएगी, हर एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से कल चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ जानलेवा, उसके बाद अब यहां पर जो भीम आर्मी है उसमें गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और यही वजह है कि चंद्रशेखर की सुरक्षा की पहले तो वो मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर दोपहर 1 बजे परिवर्तन चौक पर उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा। बहरहाल क्या कुछ होता है आगे ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से गोली छूकर चंद्रशेखर को बाहर निकली उसके बाद वो घायल हो गए। हालांकि इलाज उनका चल रहा है, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन हमलावर थे। हालांकि जानकारी अभी भी निकलकर सामने ये आ रही है कि 4 संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन क्या कुछ कारण रहे ये भी देखना होगा। अब इसको लेकर यहां पर प्रदर्शन भी किया जाना है। चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की लगातार यहां पर मांग की जा रही है। भीम आर्मी आज राजधानी लखनऊ में इसके लिए प्रदर्शन भी करेगी। आपको बता दें दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। कल बताया जा रहा है कि सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद से ही भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता दें जहां अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की तैयारी है और कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में बीएचपी जुटी हुई है।
आपको बता दें कि लोगों को रामलला के दर्शन कराने की योजना इस दौरान बन रही है। रामलला के दर्शन कराने की योजना बीएचपी के द्वारा बनाया जा रहा है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक देश भर में इसके लिए कार्यक्रम होंगे। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बजरंग दल निकालेगा शौर्य यात्रा। आपको बता दें कि 1 महीने तक बड़े बड़े साधु संत इसमें पदयात्रा और सभाएं करते नजर आएंगे। जगह जगह भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से राम मंदिर का इंतजार था और अब इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। किस तरीके से यहां पर इसको भव्यता दी जाए, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। राम लला के दर्शन कराने की योजना बीएचपी के द्वारा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक देश भर में कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बजरंग दल इसके लिए शौर्य यात्रा भी निकालेगा और 1 महीने तक बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो पदयात्रा और सभाएं करते नजर आएंगे। जगह जगह भव्य दीपोत्सव भी कराया जाना है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो राम मंदिर का निर्माण फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो इंतजार है वो लोगों का बस खत्म ही होने वाला है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, इसकी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर जो इंतजार है लोगों का वो खत्म होता नजर आ रहा है। अब बीएचपी के द्वारा यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए योजना बनाई जा रही है। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाएंगे, किस तरीके से लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है और रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने को लेकर कहीं ना कहीं ये तैयारी चल रही है और देश के अलग अलग इलाकों से तमाम लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए योजना जो विश्व हिंदू परिषद है वो बना रही है और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में अभी से विश्व हिंदू परिषद जुट गया है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक बताया जा रहा है कि देश में अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से। इसके साथ ही बजरंग दल की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक शौर्य यात्रा बजरंग दल निकाल सकता है और इस शौर्य यात्रा के दौरान अगर हम बात करें तो तमाम लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो बजरंग दल करेगा। इसके साथ ही 1 महीने तक बड़े बड़े साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं पदयात्रा करते हुए और सभाएं करते हुए नजर आएंगे। जगह जगह पर भव्य दीपोत्सव भी कराया जाएगा, उसका भी आयोजन कराया जाएगा। तो विश्व चलिए देखना होगा पीयूष कि किस तरीके से भव्यता के साथ कई कार्यक्रम जो कि आयोजित किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बयान क्या दिया, मुस्लिम उलेमाओं की नींदें उड़ गई। फिर क्या था? आनंद फानन में आधी रात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो वर्चुअल बैठक है वो बुलाई गई और सीधा विरोध करने की बजाय बीच का रास्ता निकालने पर इसमें विचार विमर्श किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या समान नागरिक संहिता पर सरकार के रुख से उलेमा घबरा गए हैं और उलेमाओं का ताजा रुख क्या है? देश के बदलने के मिजाज की तस्वीरें दिखाने के लिए वो काफी है। हालांकि आप ये रिपोर्ट पहले देखिए। यूसीसी पर पीएम मोदी का बयान, मुस्लिम उलेमाओं की नींद हराम। आधी रात के मंथन में क्या निकला समाधान? मंगलवार को भोपाल की रैली में पीएम मोदी के संबोधन ने मुस्लिम उलेमाओं समेत समूचे विपक्ष के कान खड़े कर दिए। मोदी ने जिस तरह समान नागरिक संहिता को लेकर दहाड़ लगाई और साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर तेजी से आगे बढ़ने वाली है, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बोर्ड के मेंबर्स ने बैठक बुलाई और वर्चुअली आधी रात तक इस बात पर मंथन करते रहे कि आखिर सरकार के इस रुख पर क्या किया जाए। बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील और कानून के जानकार भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि बोर्ड की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे लेकर लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को यूसीसी के ड्राफ्ट में शामिल करने की मांग की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या उलेमा मान चुके हैं कि केंद्र सरकार ने अगर समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर रुख दिखाया है तो सरकार इसे पूरा करके ही दम लेगी।
क्योंकि अब तक जिस तरह का तीखा विरोध बोर्ड की तरफ से किया जाता रहा है, वैसा विरोध इस बार नहीं किया गया। उल्टे लॉ कमीशन के सामने जाकर अपना पक्ष रखने का फैसला किया गया। जाहिर है ये सब कुछ देश के बदले मिजाज का प्रभाव है, जिसे देखते हुए सीधे विरोध से कुछ हासिल होगा, इसमें संदेह है। वहीं पीएम के बयान के बाद बीजेपी नेताओं में समान नागरिक संहिता का समर्थन करने की होड़ मची हुई है। वैसे समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। कहा जा रहा है कि 3 तलाक कानून बनने के बाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।